हाँ बच्चों, कल आए थे ना तुम में से कुछ बच्चे तो। हाँ, कितने बच्चे ऐसे जो आज आए हैं कल नहीं थे क्लास में, तो कल नहीं थे ना। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि आधे से ज्यादा तो ऐसे बच्चे नहीं रहे थे। तो बेटा, फोटोसिंथेसिस इन हर प्लांट सेकंड टॉपिक है। और एनसीईआरटी लेकर आए हो? नहीं लाया? क्यों? अरे कल तो नहीं आया था। तो घनसू, घर पे जाकर तूने कुछ देखा नहीं है उसमें कभी? जब आप नहीं आते हो तो बेटा उसको, आप कोई भी क्लास हो, जैसे जब नहीं आते हो तो उन क्लास को आपको ऑनलाइन देखना चाहिए ना। यही तो सुविधा है, फायदा होता है। अब ये कैमरा लगा हुआ और ये सब इसीलिए तो है, क्योंकि आपकी क्लास अगर मिस हो रही है ना तो घर पे कम से कम आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, सामने एक अलग बात होती है, बट फिर भी थोड़ा आइडिया लग जाता है जब आप, है ना, अपने आप भी थोड़ा पढ़ते हैं और ऑनलाइन मिल जाता है। एनसीईआरटी मैंने कहा था कि होना जरूरी है, वैसे भी कुछ बच्चे लेकर के आज आए हैं, देखो। Good। तो बेटा देखिए, हम लास्ट में ना, मैंने एक तो आपको इंट्रोडक्शन से बताया था। अगर हम कल के टॉपिक की बात करें, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, उसकी डिटेल में आराम से हमने बातें की। कैसे रिडॉक्स प्रोसेस है ना बेटा, एनाबॉलिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एंडरगोनिक, क्योंकि एनर्जी यूज होती है। और रिडॉक्स क्यों है? दोनों हो रहे हैं। जो हमारा CO2 है उसका रिडक्शन हो रहा है, वो मेन मेन तो वही प्रोसेस है। मेन सबस्ट्रेट जो होता है वो CO2 होता है बेटा। उस CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर ग्लूकोज बन जाता है। और जो हमारा वाटर है उसका ऑक्सीडेशन होके ऑक्सीजन निकल जाती है। ये बात हमने बताई थी। तो दोबारा फिर से एक क्वेश्चन अभी लिखूंगा, आएगी दोबारा, क्योंकि मैं, देखिए वॉन नील वाली बातें बता रहा था, है ना, तो उसका वो पूरा अभी मैंने किया नहीं है कहानी, इसलिए बता रहा हूं। फिर उसके बाद में मैंने हिस्टोरिकल रेज्यूम या फिर मैं बोलूं हिस्ट्री, कि भाई फोटोसिंथेसिस में किस किस बंदे ने कंट्रीब्यूशन दिया है या काम किया है ना, इससे रिलेटेड। तो वो हमने एनसीईआरटी वाले लिए थे सारे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने जोसेफ प्रिस्ले पढ़ा, उसका एक्सपेरिमेंट जो माउस कैंडल वाला छपा हुआ है। और इवन उससे पहले हमने मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जो ये बताता है KOH वाले उसमें, कि बेटा CO2 बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, उसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ये बेटा बंद है क्या? हाँ, ये तो दोनों तरफ से बंद हो गया मामला फिर। बस पूरा खोल दो आराम से, आ जा बेटा। तो मोल का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था, जोसेफ प्रिस्ले माउस कैंडल एक्सपेरिमेंट। और उसका क्या मतलब था माउस कैंडल एक्सपेरिमेंट का, कि प्लांट जो होते हैं वो एयर को प्योरीफाई करते हैं। और उसके बाद में, मतलब प्योरीफाई करते हैं प्लांट्स, यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। या हम ये बोलें, देखिए किसी भी तरीके से लिख के आ सकता है जब ऑब्जेक्टिव में आता है, कि जो एनिमल, लाइक जो माउस लिया था, और कैंडल, उसकी फ्लेम जलने के लिए तो ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो उन्होंने जो एयर को कंटेमिनेट कर दिया, या हम बोलें एयर को बेटा, आ जाओ, उसको वहां से ऑक्सीजन निकाल ली, है ना, यूज कर ली, तो उसको रिस्टोर कौन करेगा, या एयर को प्योरीफाई कौन करेगा? अलग अलग तरीके से ऐसे नाम हो सकते हैं। तो वो प्लांट हैं जो कि उस एयर को प्योरीफाई करते हैं। जो एनिमल उसमें रखा था ना जार में, जैसे कुछ बच्चे, आपने पढ़ा होगा, बहुत फेमस है, कि जार में रख दिया था। तो बेटा क्योंकि दोनों को ऑक्सीजन चाहिए, कैंडल को भी और चूहे को भी, तो दोनों ही निकल लिए। निकल लिए बोले तो, है ना, बैक टू पवेलियन हो गए। और एक छोटा मिंट प्लांट भी रख दिया, पुदीना का पौधा, उसने खुद भी सरवाइव किया और उनको भी सरवाइव रखा। खैर, वो मैंने काफी बातें बता दी थी। उसके बाद में इंजन हो जाए थे, इंजन हौज ने कहा था कि भाई उसी सेटअप को दिन और रात में रख के देख लिया था।
ये दोबारा से थोड़ा सा वो बता रहा हूँ शॉर्ट में रिवाइज तुम्हें। तो इंजन हॉज ने दिन और रात में करके देख लिया उसी सेटअप को, प्रिसले वाले को, वही जार वाला सेटअप, और बताया कि एक्चुअल में जो प्लांट प्योरीफाई करते हैं एयर को, ये केवल सनलाइट में या डे टाइम में करते हैं, ये नाइट में नहीं होता। ठीक है बेटो, इसका मतलब सनलाइट की इंपॉर्टेंस बताई उन्होंने। इसके अलावा फिर एक और काम किया उन्होंने, मैंने नाम बताया था आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में बस एक्वाटिक प्लांट तो लिखा हुआ है। मैंने बोला था कि बेटा हाइड्रिला प्लांट, ठीक है, हाइड्रा तो एक एनिमल होता है, ये मैंने बोला था हाइड्रिला, HYDRILLA, एक एक्वाटिक प्लांट है, पानी में डूबा हुआ रहता है, हाइड्रिला प्लांट। तो इस प्लांट के लीव्स या ग्रीन पार्ट के आसपास ऑक्सीजन के बबल्स देखे थे उन्होंने, ऑक्सीजन इसका मतलब निकलती हुई देखी थी, जो नाम उन्होंने नहीं लिया था शुरू में प्रिसिलिन। ठीक है, उसके बाद में क्या बताया था हमने, कौन आए फिर? हाँ बिल्कुल सही बोला बच्चा, मतलब एनसीईआरटी के अलावा मैंने दो नाम बता दिए थे, एक सेनेबियर और एक बॉसिंग हॉल्ट। मैंने बोला था कि देखिए जो सेनेबियर है, सेनेबियर ने ये बताया कि जैसे जैसे, दो बातें हैं, मतलब आप चाहे तो पहले वाली बात कर लो, या है ना, कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का एवोल्यूशन बढ़ रहा है फोटोसिंथेसिस में, उसके साथ साथ CO2 का कंजप्शन भी बढ़ रहा है। या फिर ऐसे बोल दो कि जैसे जैसे CO2 कंज्यूम ज्यादा होगी, ऐसे ही ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व होगी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। नंबर नहीं बोला था मॉलिक्यूल का, बस इतनी सी बात है दोनों ही में, दोनों के वर्क में। बॉसिंग हॉल्टर ने ये बोल दिया बेटा कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकलेंगे ना, उतने CO2 के यूज हुए होंगे, या जितने CO2 के यूज होंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सॉरी मॉलिक्यूल, फोटोसिंथेसिस में उतना ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे, इवॉल्व होंगे। आपको याद है जो हम इक्वेशन पढ़ते हैं कि 6 CO2 अगर यूज होते हैं तो 6O2 ही निकलते हैं, 12 होंगे तो 12 निकलेंगे, 24 होंगे 24, समझ रहे ना बात? सब एक से। और कहीं कोई वैसे दिक्कत हो जो बच्चों को, बाकी तो कुछ तो मेरे साथ ट्यूनिंग बैठी हुई है बच्चों की, अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे इस साल से, पिछले 2 साल से पढ़ाता रहा हूँ, 2-3 साल से। लेकिन इस साल ही कम पढ़ाया है काफी ज्यादा। इस साल बहुत कम पढ़ाया है, नहीं तो लास्ट ईयर पूरी 60 क्लासेस हुई थी मेरी, एक टीचर की 60 हो सकती है एक उसमें, मैक्सिमम। तो अगर कहीं पे कोई ऐसा लगे कि सर कोई हिंदी में बता दो कोई बात ना, तो पूछ लेना, ठीक है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर मैं आपके यहाँ बोलने की ज्यादा से ज्यादा, साथ में हिंदी भी बोलने की ना शब्दों को। अब कुछ कुछ टर्म ऐसे होते हैं बेटा कि अब वो नहीं बोले जाते हिंदी में। है ना, थोड़ा ऐसा रहता है कि कोई कोई आपको शब्द वो करने आपको भी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। खैर, तो देखिए उसके बाद जूलियस वॉन सैक आए फिर। जूलियस वॉन सैक जो एनसीईआरटी की, बस वो सेनेवियर बॉसिंगहॉल्ट मैंने अलग से बताए थे, नहीं तो बाकी वही है। जूलियस वॉन सैक का भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था, और मैंने बताया था कि 1854 का है इनका वो, 1854। इन्होंने ये बताया कि प्लांट में जो ग्रीन पार्ट है, बोले तो लीव्स, उनमें स्पेशल बॉडीज है। वो स्पेशल बॉडीज ना, आ जाओ बेटा, स्पेशल बॉडीज को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट आज की डेट में। उन्होंने नहीं बोला था नाम क्लोरोप्लास्ट, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा ब्रैकेट में कि भाई वो क्लोरोप्लास्ट है। उन स्पेशल बॉडीज में आप जानते हैं कि पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, तो वो बेटा लाइट को ट्रैप करता है, जो हम बता रहे हैं, मतलब उन्होंने लाइट ट्रैप की बात उन्होंने नहीं कही, और फोटोसिंथेसिस करता है। आ जाइए, तो जो फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, किस फॉर्म बनता है, और स्टोर रहता है स्टार्च के, ग्लूकोज बनेगा स्पेशल बॉडीज में और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये दिमाग में, क्योंकि उन लाइनों से ना रटने के चक्कर में कंफ्यूज मत हुआ करो, बच्चे फिर उन्हें रटने के चक्कर में कहते हैं स्टोर हो जाता है ग्लूकोज, बनेगा ग्लूकोज स्टोरेज फॉर्म, क्योंकि कॉमन सेंस है प्लांट में स्टार्च है तो स्टार्च के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव में आता है ना ये, तो ग्लूकोज भी होगा ऑप्शन में और स्टार्च भी होगा, और पूछा जाएगा कि बनता है, या पूछा जाएगा स्टोर किस फॉर्म में होता है, तो दोनों बातों के आंसर बहुत ही क्लोज होंगे और अलग अलग होंगे, आते हुए भी गलत हो जाएगा।
भाई यही तो है खासियत कि देखो इसी एनसीईआरटी या इसके सराउंडिंग में से ही, सराउंडिंग का मतलब ये होता है कि कभी कभी आप जानते हैं जैसे कुछ चीजें मैं बताऊंगा आगे, जब लाइट फेज या वो, तो इन्होंने वो बीच में बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दे दिया है, कैरियर दिया ही नहीं है कौन कौन है, तो वो हम बताएंगे। तो कुछ चीजें तो जरूरी होती हैं इसके अलावा भी एनसीईआरटी के, समझने के लिए चीज को पूरे प्रॉपर, क्योंकि कहीं कहीं इसने समझाया नहीं है, ऐसे डायरेक्ट लिख दिए बातें। लेकिन आप देखिए कि इसी में से हर साल पेपर बनाया जा सकता है, कितना डेप्थ में भी बनाया जा सकता है, कितना अच्छा भी। आप देखें इस साल का पेपर नीट का, पिछली बार जनरल कैटेगरी को यूपी में 650 पे एमबीबीएस में, इस बार 525 पे मिलेगा। 125 मार्क्स का डिफरेंस मेरिट में। और 3-4 साल पहले यही होता था, 500 नंबर पे बड़े आराम से सिलेक्शन। ये तो पिछले 3-4 साल में 18 से, 18-19, हाँ ज्यादा साल हो गए हैं तो। 18 से बढ़ना शुरू हुआ, फिर 19 में बढ़ा। तो मेरी जो भतीजी, रियल भतीजी मतलब मेरे बड़े भाई की बेटिया है, मैंने पढ़ाई है, वो अब एमबीबीएस कर लिया, अब तो जॉब कर रही है वो वहीं आगरा में। तो मिल रहे हैं उसे 90,000 के अराउंड, मतलब गवर्नमेंट का वो होते हैं ना जो, वो उसने ज्वाइन कर लिया है, अपने पीजी की तैयारी कर रही है। तो पास में ही आगरा के उसे मिल गया है वो एक जो होते हैं ना ये सरकारी छोटे छोटे जो केंद्र से होते हैं, ये शुरू में मिल जाते हैं। और उसने कन्नौज से वो एमबीबीएस किया था, तो 2019 में सेलेक्ट हुई थी बेटा वो, तब उसके 587 थे, और लास्ट सिलेक्शन 573 574 पे हुआ था, जनरल कैटेगरी। 10-12 नंबरों में तो बहुत, कई हजार मेरिट चली जाती, कई हजार, एक एक नंबर पे 500 500 हजार हजार चलती है। तो उसे आगरा नहीं मिल पाया था एसएन, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज से उसने, कोई फीस नहीं होती, 40,000 35-40,000 कुल फीस होती है साल की। हॉस्टल हॉस्टल के 8,000 रुपये होते हैं, पता नहीं कितने होते हैं, बस फर्स्ट क्लास कमरा मिल जाता है। तो मेहनत का तो भाई कोई तोड़ नहीं है। तो हम इतना ज्यादा उसे, वो रो भी जाती थी कभी कभी तो, जब उसे पढ़ाते थे। अब बच्चा अपना है या बेटा, जब जैसे समझ रहे हो ना आप, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना बच्चा है तो उसको ऐसे ट्रीट करेंगे, नहीं तुम, है ना, भाई बच्चे उदास हो गए ये हो गई, क्योंकि देखो पढ़ाई तो ऐसे काम ही नहीं चल सकती। उसके पापा भी प्रोफेसर हैं, और 3 भाई हैं हम। एक बीच वाले भाई वो फिजिक्स पढ़ाते हैं आईआईटी मेडिकल में, आगरा में। तो बस केमिस्ट्री हमें बाहर से पढ़वानी पड़ी थी, पापा उसके जूलॉजी के प्रोफेसर। हमने तीनों ने पढ़ाया था उसे, बस एक केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ी थी उसने बाहर। तो अब हो गया बिटिया का एमबीबीएस। और अब दूसरी वाली बिटिया, जो मेरे बीच वाले भाई ना फिजिक्स वाले, उनकी बिटिया, वो भी 12th के साथ अभी सेलेक्ट हुई है वहीं आगरा में एसएन मेडिकल इसी साल। उसके 558 नंबर थे बेटा इस साल, और बायो में वही 330 के अराउंड थे इस बार नंबर। उसे पढ़ाया मैंने, इस साल सेलेक्ट हुई है। तो 2 बिटियां हैं हमारे घर में, दोनों की दोनों डॉक्टर, एक बन गई, और एक, दोनों गवर्नमेंट से, दोनों 12th के साथ। तो लड़कियां तो हमारे घर की अच्छी ऐसी निकली हैं। तो बेटा रे, मैं ये बता रहा हूँ, और मैं आपको जैसे जो नए बच्चे हो, ये कुछ बच्चे तो ये जानते हैं, आ जाओ बेटा, मैं ये जो कुछ बच्चे तो है ना ये जानते हैं कि, लेकिन बाकी बच्चों को मैं बता दूं बेटा कि मैं ये अगर आपको ये जो समझा रहा हूँ या ये चीजें, तो क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, 2006 से मैं नीट को पढ़ाता आ रहा हूँ, यानी जब से हो सकता है बहुत से बच्चों की पैदाइश भी नहीं हुई हो, ठीक है। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि ये, आप जैसे ये बच्ची भी है 490 कुछ नंबर लेके आई हुई है जोया, तो ऐसे आप देखो, पता है कि ये भी नंबर लगे कितना पढ़ती हुई घर जाके, तो साथ के साथ आप, है ना, पढ़ते रहें। पेपर इतना अच्छा था इस बार का, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो आप ना रटने की बजाय उसे समझ के पढ़ा करो कोई भी चीज, आना उसी में से है, सराउंड उसी में से जो कुछ आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं।
टीचर सारे आपको इतने अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा के जाते हैं, सारे अच्छे बेटा, एक्सपीरियंस टीचर ही। बस प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि जब हम तो यहाँ पढ़ा के चले चले जाते हैं, और मेरा थोड़ा सा एक नेचर ये है कि जब तक बच्चे रेस्पॉन्स नहीं देते हैं तो मुझे भी मजा नहीं आता यार। तो आप घर जाके ना, जो भी सारे टीचर पढ़ाते हैं आपको, घर जाके थोड़ा टाइम उसके लिए आ जाओ, जल्दी आ जाओ, उसको जरूर दिया करो, ठीक है। तो पता है, जूलियस वॉन सेक के बाद में आए थे एंगलमैन। कौन आए? एंगलमैन। अच्छा, ये जो बच्चे बाद में आए हैं एनसीईआरटी लाए हैं? अच्छा ठीक है, खोलो चलो एनसीईआरटी, जल्दी बैग खोलो अपनी। तो बेटा, एंगलमैन ने पता क्या किया था, ये बड़ा फेमस और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई नीट के लिए भी, एंगलमैन वाला। क्योंकि हाँ, क्योंकि इसने एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को यूज किया ये पता लगाने को कि कौन सी वाली लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब ये कैसे पता लगाया? मतलब ये थोड़ा दिमाग का ज्यादा था काम इसमें, है ना। क्योंकि इसे पता है कि एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब है जहां ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी वहां पे वो इकट्ठा होगा, एक्युमुलेट होंगे बैक्टीरिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाले हैं। तो इसने क्या किया, एक ग्रीन एलगी या एल्गा, क्लेडोफोरा, शैवाल होते हैं ना बेटा, शैवाल अगर हिंदी में बोलूं मैं शायद एलगी, तो ग्रीन एलगी क्लेडोफोरा को यूज किया, उसकी फोटोसिंथेसिस देखी, और उसको जो लाइट दी, वो लाइट, ये जो आती है लाइट, ये व्हाइट लाइट होती है, विजिबल लाइट, इसको प्रिज्म से होकर के पास कराया। किससे होकर के पास कराया बेटू? प्रिज्म से। तो क्या है, वो प्रिज्म से पास होकर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में या मोनोक्रोमेटिक स्पेक्ट्रम में टूट गई, है ना। विवग्योर मैंने कल बताया था ये सब, ये मैंने कल ऑलरेडी बताई थी बातें। वो तो देखो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कल नहीं थे, तो मैं और उसको कनेक्ट करके आगे बढ़ाने वाला हूँ। और बेटा रे, तो ये पता चला कि रेड और ब्लू रीजन में ज्यादा इकट्ठे हुए बैक्टीरिया, इसका मतलब उनमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। तो ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा एस्टेब्लिश हुआ था फोटोसिंथेसिस का, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा। अभी बताऊंगा उसको, ग्राफ को मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। एनसीईआरटी ज्यादातर बच्चों पे है। और एक्शन, यहाँ पे एक्शन एनसीईआरटी लिखा है, लेकिन मैं बोलूंगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी बताया था इन्होंने, एंगलमैन ने, और एक्शन ने। क्योंकि एब्जॉर्ब भी वही करते हैं, ग्रीन और, सॉरी, ब्लू और रेड सबसे ज्यादा, और एक्शन भी उन्हीं में ज्यादा होता है। फिर मैंने ये भी बताया था कि एब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा होता है ना ब्लू का रेड के मुकाबले, उतना ना एक्शन ज्यादा नहीं होता। वो मैंने रेट वेट बताई थी थोड़ी। खैर आएंगे उस पर वापस। इसके बाद में जो बंदा आया वॉन नील, जो मैंने यहां लिख रखा है। तो एक तो मैंने इसका ये बताया था, इन्होंने एक बात ये बोली थी, नॉर्मल ना बेटा, इनका ही कंसेप्ट था ये, कि एक हाइड्रोजन डोनर मस्ट है फोटोसिंथेसिस में। किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें एक हाइड्रोजन डोनर होना जरूरी है। हाइड्रोजन बेटा डोनर बोले तो हाइड्रोजन में H प्लस भी होता है, और मैंने बताया था कल इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन दोनों ही, प्रोटॉन डोनर भी कह सकते हो आप। अगर आप ये कह रहे हो कि सर प्रोटॉन डोनर जरूरी है, चलेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर चलेगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन दी थी, एक थी ना, एनसीईआरटी में छपी हुई, कौन सी वाली है? CO2 प्लस H, 2H2। क्योंकि मैं एम्पायरिकल इक्वेशन नहीं बात कर रहा, है ना, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्रोटॉन डोनर वाली। और CH2O, ये एक्चुअली शुगर का एम्पायरिकल फॉर्म है। आप जानते हैं जैसे C6H12O6 से लिखेंगे, तो इसी में बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। और बेटा रे, H2O प्लस 2A, तो ये हाइड्रोजन डोनर है। और ये जो है, ये मतलब ऐसे ही है, कोई एक कंपाउंड नहीं है अभी, ये मतलब ए कुछ नहीं होता, इसकी जगह या तो O होगा या तो सल्फर होगा, या तो O होगा बेटा या फिर सल्फर होगा। अरे बताते बात करते हैं ना। बस एक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड, या तो H2O यूज होगा यहाँ पे,
या तो H2S यूज होगा। समझ गए ना बात को? तो ये जरूरी है, क्योंकि दिमाग में थोड़ा क्लेरिफाई कर लें कि फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन प्लांट ही नहीं करते। अभी मैं आपको पिगमेंट बताऊंगा आज, तो पता चलेगा आपको कौन कौन से पिगमेंट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यानी बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, कुछ बैक्टीरिया, है ना। तो बेटा इन्होंने बॉर्न नील का माइलस्टोन डिस्कवरी बोली जाती है, माइलस्टोन। इन्होंने क्या किया, तो कॉलेज में भी पढ़ता है क्या? अच्छा, कभी कभी कुछ बच्चे मुझे दिखाई दे जाते हैं, फिर वो कहते हैं सर, उस दिन दो लड़कियां बोली, सर आपने पहचाना, और यहाँ तक बुर्का पहन वो लगा हुआ तो नाक तक है ना। मैं बोला बेटा, हाँ बताओ। सर आप अबूदे में पढ़ाने आते थे वहां पे। बोला अच्छा, बोले ठीक है। फिर मैं बोला बेटा क्या नाम है, तुमने नाम बताया। मैंने कही तुम्हें पहचान कौन लेगा यहाँ से। तो अभी बात है 2-4 दिन पहले कि आप आ नहीं रहे हो बहुत दिनों से। सर मैं बोला आऊंगा बेटा। तो देखिए इन्होंने, तुम में से तो नहीं है कोई वो? अच्छा। देखो ऐसे याद नहीं रहते बेटा, जो लगातार जब बच्चों को देखते रहते हैं तो उनके फेस जैसे बहुत सारे ऐसे हैं, इनमें मुझे अच्छी तरह याद। तो पता है, बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस पे काम किया। क्वेश्चन अगर आएगा किस पे वर्क किया, एक तो हाइड्रोजन डोनर बताया, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, और बेटा ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस पे वर्क किया। बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया हैं वो ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया होते हैं। समझे? मैं आपको बताऊं, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है, पर्पल नॉन सल्फर होता है, ऐसे ये बेटा होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ध्यान रखना। और बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज एनऑक्सीजेनिक। कैसी होती है? एनऑक्सीजेनिक, यानी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता उसमें। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं निकलता। और उसका कारण है कि H2O यूज नहीं होता, हाइड्रोजन डोनर की तरह H2S यूज होता है। अब मैं बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन मुझे लगता है कल भी मैंने बताई थी। तो देखो 6CO2, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी नहीं है तो लिख लेना बेटा, 12H2S, इट गिव्स वही सनलाइट, और वो तो किलो आप जानते हो रहेगा ही रहेगा। हालांकि इसका क्लोरोफिल अलग होता है। और C6H12O6 प्लस 6H2O 12S सल्फर बनेगा। वो शायद नीचे के लिए इस टाइप के, क्योंकि कंपाउंड। और ये बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे H2S यूज हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं निकल रही, सल्फर निकल रहा है। क्लियर है? तो इन्होंने ये सजेस्ट किया, ध्यान सुनना, ही सजेस्टेड दैट इन photosynthesis of green plant oxygen comes from what? जो ऑक्सीजन निकलती है ना फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट के, वो पानी से आती है। CO2 का उसमें कोई रोल नहीं होता। जैसे यहाँ CO2 है, अब देखना, अगर CO2 से ऑक्सीजन, क्योंकि पहले हम क्या पढ़ रहे थे, जितना CO2 यूज होगी उतनी ऑक्सीजन निकलेगी, बात तो सही है। लेकिन उसका डायरेक्ट कोई वो नहीं है कि उससे आ रहा हो ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे ध्यान सुनना, अगर CO2 से ऑक्सीजन आ रही होती तो यहाँ क्यों नहीं निकली? यहाँ भी तो निकलनी चाहिए थी। नहीं समझे? इससे पहले ये बात पता नहीं थी। बताऊंगा अभी मैं, देखना अभी उस पर आ रहा हूँ, इक्वेशन पे बात पे आ रहा हूँ अभी। ये इन्होंने सजेस्ट किया, क्योंकि पता है अर्लियर इक्वेशन क्या थी फोटोसिंथेसिस की? नोट कर लेना, एक अर्लियर इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस
इन प्लांट्स। तो ये बात तो जो मैंने बताई थी ना तुम्हें, बहुत से बच्चे कि सर ये कह रहे हैं कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, नहीं मुझे पता है क्यों बात। जब सर कभी होते इंट्रोडक्शन या शुरू में क्यों देता हूँ। नाम तो पता है तुम्हें मेरा, ब्रजेश सिंह तोमर, ये मेरा पूरा नाम है। तो ये मैं इसीलिए बताता हूँ कि देखिए कभी भी ना, जैसे कि आप टीचर पे आपको एक तरीके से जो भी आपको पढ़ा के आ रहे हैं, अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हो तो फेथ रखना हो, ट्रस्ट, वो बहुत जरूरी है। बच्चे अगर मन में ये रखेगा कि पता नहीं हमारे कोर्स से रिलेटेड क्या है क्या नहीं है ना, तो फिर वो उतना ज्यादा वो नहीं कर पाएगा, इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा उसको रिसीव। तो इसलिए बताता हूँ कि वो दिमाग में टेंशन भी मत रखना आप, कि है ना, कि ये मत सोचना कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके काम के लिए ही होगा, और उसका एक्सपीरियंस मुझे इतना सारा है, इतनी मतलब बहुत ज्यादा बुढ़ा भी नहीं हूं मैं, बीच एज में हूँ, कि इस एज में क्योंकि मैंने बहुत जल्दी से इसी फील्ड को स्टार्ट किया है आफ्टर एमएससी। एक्चुअली एमएससी फाइनल में ही मैंने पढ़ाना नीट को शुरू कर दिया, तो मेरे पढ़ाई हुए तो एमसीएच और डीएम तक है, मतलब एमडी एमएस की तो बात छोड़ो डॉक्टर्स। तो बेटा, जो कि मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ ये है ना उन पे मुझे प्राउड है बच्चों पे। तो बेटा 6CO2 प्लस 6H2 ना, 6H2 ये अर्लियर इक्वेशन बता रहे बेटू, और C6H12O6 प्लस 6O2। अब मुझे बताओ क्या ये बैलेंस नहीं है? गौर से देख लीजिए आप भाई साहब, क्योंकि पहले हम 12 यूज कर रहे थे ना, जो शुरू में मैंने इक्वेशन बताई थी फोटोसिंथेसिस की, 12 यूज कर रहे थे तो 6 निकाल भी तो रहे थे। भाई सीधी सीधी बात है, जब 12 वाटर यूज कर रहे थे, 6 वाटर निकाल रहे थे, उसमें से माइनस कर दो, 6 तो यूज हुए हैं। तो इसलिए इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, मतलब बैलेंस्ड है, लेकिन सही नहीं है, लीगल नहीं। एकदम बैलेंस्ड है लेकिन लीगल नहीं है, ये इक्वेशन नहीं चलती आज की डेट में। कोई बताएगा क्यों नहीं चलती? अच्छा एक बात बताओ, देखो कितने ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे? 12, 12 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन में। वाटर में कितने ऑक्सीजन एटम है? 6, है ना। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि ऑक्सीजन केवल वाटर से आ रही है, तो 6H2O से 12 ऑक्सीजन एटम कैसे निकल सकते हैं बताओ तुम जरा। इसका मतलब यहाँ पे इस ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन एटम है वो CO2 की बारे में, देखो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन एटम है, 6 यहाँ यूज हो गए, 6 इसमें आ गए, इनवैलिड हो गई, आ ही नहीं सकते। यही तो बात पता चली, ये इसी को माइलस्टोन डिस्कवरी। एक्चुअली ऑक्सीजन वाटर से ही आती है केवल, ये बात तभी पता चली, इन्होंने लेकिन सजेस्ट किया, पता है इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया? एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा है, वो मैं लिखूंगा, बस ये लिख रखा है कि रेडियो आइसोटोप स्टडी से पता चला, प्रूव हुआ, है ना। वो हम बताते हैं अब इक्वेशन, ठीक है, ये अर्लियर वाली लिख ली। रूबेन हासिद एंड कामेन। बेटा रे, देखिए रूबेन हासिद कामेन, रूबेन एटाल, एटाल करके लिखा होता है ना कहीं कहीं आपको, एटाल, भाई ये बिंदी गलत लग गई, यहाँ पे बिंदी नहीं होती, लास्ट में होती है। एटाल का भी लिखा होता है, उसका मतलब होता है उसके सहयोगी, उसके साथी, जैसे होता है ना एक बंदा मेन, तो रूबेन का नाम मेन चलता है, रूबेन और उसके साथी, उसके कलीग्स, उन्होंने मिलके ये, क्योंकि भाई एक बंदा तो कोई काम करता नहीं है, साथ में और भी लोग जुड़े होते हैं लैब में, तो इन्होंने रेडियो आइसोटोपिक स्टडी की। और पता है बेटा, इन्होंने ऑक्सीजन का रेडियो आइसोटोप यूज किया,
आप जानते हो नॉर्मल ऑक्सीजन कितनी होती है? ओ 8O16 है ना। लेकिन पता है रेडियो आइसोटोप जो हैवी है, वो इन्होंने यहां पे यूज किया 8O18। समझ रहे हो बात को? 8O18 यूज किया इन वाटर। यहां पे ये यूज किया गया, तो देखना इक्वेशन जो थी 6CO2, ये 16 वाला है, प्लस 12H2O, ये O18 वाला है। समझ गए? C6H12O6, 6H2O। देखिए इंटरेस्टिंग बात, इससे सब कुछ पता चल गया कौन कहां गया है। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था कि ऑक्सीजन ओनली कम्स फ्रॉम वाटर इन फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट में। ध्यान रखना, सजेस्ट किया क्योंकि उसने बैक्टीरिया की में किया ना काम, वो नील ने। उसने बोला वहां तो ऑक्सीजन नहीं निकल रही, इसका मतलब शायद प्लांट में उससे आती होगी। लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, रूवेन हासिल काम। तो ध्यान रखना, सजेस्ट करना और प्रूव करना दो बातें, इसमें डिफरेंस है। अच्छा बेटा, अब देखना आप, यहाँ पे O18 है ना ये, तो ये कितने 12 ऑक्सीजन एटम है, 12 के 12 कहाँ चले गए पूरे? अब इससे अलग अलग हो गए ना, क्लियर कट पता चल गया ना हमें कि कौन कहाँ जा रहा है। और इसके CO2 वाले, क्योंकि जो अब तक लोग बाग समझ रहे थे ना, पता है क्या समझ रहे थे, ये 12 यहाँ लेने की क्या जरूरत है क्वेश्चन में, और 6 निकाल भी रहे हो वाटर, है ना। इससे अच्छा 12 में से 6 माइनस करके 6 ही कर दो ना, सीधे जो बताई थी अर्लियर इक्वेशन। तो बोला गया नहीं भैया, ये वाटर इस वाटर में से सीधे नहीं आ रहे डायरेक्ट, अरे इसमें तो ऑक्सीजन इसका आ ही नहीं रहा, ये तो CO2 वाला ऑक्सीजन आ रहा भाया। बंद मत कर, खुला रहे दो उसको, है ना। समझ गए ना बात को? आपको पता चल रहा है कि CO2 के ऑक्सीजन शुगर में जा रहे हैं और H2O बनाने में जा रहे हैं प्रोडक्ट में, और वाटर के ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिख लिया ना, नोट कर लिया। हाँ, तू रखो भी नहीं ले रखी तूने, बस इसी में कर लिया। हाँ चलो ये तो अच्छा है, लेकिन फिर भी एक रखा कर बेटा रजिस्टर, जो चीज उसमें एनसीईआरटी में नहीं आ पाएगी तो आगे। खैर, तो ये बात क्लियर होगी, इसीलिए ये बेटा मतलब जो मेन इक्वेशन है वो यही तो है, बस ये 16 18 नहीं लिखने की जरूरत हमें, ये तो अभी लिखना है तुम्हें इनके एक्सपेरिमेंट में तो। लेकिन तुम जानते हो फाइनल इक्वेशन यही तो है हमारी, ये आपको निकालने पड़ेंगे, 12 यूज करने पड़ेंगे, ये प्रॉपर है। तो ये इनके मैंने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट वगैरह के बारे में बातें सारी कर ली, और ये देख लो वॉर्निल का कितना बड़ा वो था मेन। अब हम बात करने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड, और जब पिगमेंट पाएंगे तभी आपको वो एब्जॉर्प्शन एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रा बता देंगे। देखिए, क्योंकि प्रोसेस होती कहां पर है ना, ये जो फोटोसिंथेसिस है, आप जानते हैं उसकी प्रोसेस कहाँ होती है, तो उसके लिए, या मैं आपको बोलूं मैंने मटेरियल बताए थे क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस को, तो मैंने बोला था भाई सनलाइट चाहिए, उसकी मैंने आपको बता दिया था एक आइडिया, बाकी फैक्टर में जाएंगे तब बताएंगे। मैंने बोला था बेटू, वो PAR होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिसका 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है ना, वो यहाँ पे यूज हो सकता है, और बाकी तो यूज ही नहीं हो सकता। एक्चुअली विवग्योर के नीचे वाला होता है अल्ट्रावायलेट, UV, ऊपर होता है इंफ्रारेड फार रेड, तो UV भी यूज नहीं होता फोटोसिंथेसिस में। और उस विवग्योर में भी मैंने बताया था ग्रीन लाइट कभी यूज नहीं होती, वो तो रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए तो प्लांट ग्रीन दिखते हैं, पत्तियां ग्रीन हमें दिख रही हैं, क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो यूज करते हैं रेड को और ब्लू को में, वो केवल रेड और ब्लू का मतलब केवल एक रेड और ब्लू नाम ही नहीं है, वो एक मैंने बताया था रेंज है, 400 से 500 और 600 से 700। ठीक है, बीच वाली 500 600 को नहीं करते प्लांट, कोई और करते हैं, एलगी वगैरह बताऊं।
खैर, तो मैं यहां पर ये बता रहा था। तो वाटर यूज होता है, CO2 यूज होता है ना। CO2 बता दिया था कि एसेंशियल है भाया। वो मोल के हाफलिफ एक्सपेरिमेंट से बात हो गई। और एटमॉस्फेयर में कितनी है, ये हम फैक्टर में पढ़ाएंगे आपको, लेकिन फिर भी बता देता हूं कितनी है। 0.036%, है ना, करंट, या 360 ppm, पार्ट्स पर मिलियन आएगा। एनसीईआरटी में लास्ट में फैक्टर आएंगे, उधर CO2 की बात कर लेंगे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है बच्चों। क्लोरोप्लास्ट। दो प्रोसेस है उसकी, पार्ट मतलब प्रोसेस बताऊंगा, लाइट फेज डार्क फेज। लेकिन कहाँ होती है पूरी ही सब कुछ, क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाहर नहीं। हरित लवक जिनको कहते हैं, ठीक है। हिंदी में लिख के देखता हूँ जरा मैं। हरित लवक। हाँ, और कवक क्या होता है, कवक। हाँ, तो फंजाई होती है। कवक, ये लवक है। तीन टाइप के होते हैं ना, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो खैर, पता है, पहले इसका वो बता दूं जरा। आपको दो जगह डायग्राम मिलता है इसका बेटा। एक तो यहीं पे दे रखा है, और एक थोड़ा 3D करके वो दे रखा है आपको सेल में। जब आप सेल वाला चैप्टर पहले वाला पढ़ते हैं, वहां दे रखा है। देखिए बच्चों, ये इसका एनवलप है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर। अच्छा, कोई मुझे बच्चा बताएगा, ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। शाबाश, और एक क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल ठीक बात है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस एक्चुअली में देखो, मैं तुम्हें एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा चुका हूँ तुम्हें ये बात। वो जो क्लास ली थी उनमें बताई थी। सेल के अंदर का सब कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। अच्छा चलो, और थोड़ी बात करता हूँ। सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के अंदर प्लांट सेल में सब कुछ प्रोटोप्लास्ट होता है। क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट। या मैं बोलूं, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। और उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा देना तो अंदर का जो सब कुछ मटेरियल है, प्रोटोप्लाज्म, शब्दों का देखो है ना मीनिंग। और उसमें से न्यूक्लियस हटा दें, जो बाकी बचा साइटोप्लाज्म। तो मैं कहने का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की अगर बात करें ना हम, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस को छोड़ के मतलब। और एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वहां पे क्लोरोप्लास्ट नहीं। ठीक है। ओवरऑल अगर बात करो तो पहले न्यूक्लियस, फिर यहाँ क्लोरोप्लास्ट, उधर पहले न्यूक्लियस फिर माइटोकॉन्ड्रिया। समझ रहे हो बात को। तो बेटा, यहां पर अब ये पूरा का पूरा ना, जो ये दो मेम्ब्रेन से अंदर जो मसाला मतलब पूरा है, मसाला नहीं बोलना चाहिए, लिक्विड पोर्शन सा है जो कोलोइडल मैट्रिक्स है पूरा, वो क्या है, स्ट्रोमा, है ना। क्या बोला जाता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे डॉट 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 मार देते हैं सर। आप जानते हैं कोलोइडल है ना ये तो, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म होता है ना, ऐसे ही इसका खुद का एक लिक्विड पोर्शन सा है। पूरे को आप समझो, पूरी खाली जगह को बोल रहे हैं हम लोग। और इसके अंदर दो ऐसे तीन तीन बना दिए, कनेक्ट कर दिए।
छुटकी बातें बहुत कर रही है आज। क्या हो गया है? हाँ बेटा देखिए, ये ग्रीन ग्रीन से इसलिए दिखा दिया तो ये पिगमेंट है ना। बेटा ये छोटी छोटी ना कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक के ऊपर एक रखी हुई। तो ये जो कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं थाइलेकॉइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? और इस पूरे जो ढेर को एक जो चट्टा सा बनेगा ना, चट्टा चट्टा मतलब सिक्के एक की तरह एक सिक्के पाइल, उस स्टैक बोले पाइल बोले कोई भी टर्म यूज हो सकता है, उसको बोलते हैं ग्रेनम। एक सिंगल को ग्रेनम और एक से ज्यादा को ग्रेना। तो ये तो थाइलेकॉइड है, और ये जो एक पूरी स्ट्रक्चर है ये ग्रेनम है। अब इतनी छोटी छोटी बात में गलती हो जाती है कि आप सेंटेंस लिखा हुआ है थाइलेकॉइड के लिए, आप उसको ग्रेनाम मार्क कर रहे हो या आंसर लगा रहे हो गया गलत। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ऐसा होता है कि पता है फिर भी हम गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए क्लियर चीज होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करो कि भाई पूरा का पूरा ग्रेनम पूरे को बोलेंगे। कभी कभी एनसीईआरटी में लेवलिंग में गड़बड़ हो जाती है थोड़ी बहुत। वही उधर सेल वाले में पता नहीं चला कि ग्रेना को बोलना चाह रहा थाइलेकॉइड को बोलना चाह रहा। पूरे को ग्रेनम और एक को थाइलेकॉइड। अच्छा, अब ये जो ग्रेना है ना बेटा, कई सारे ग्रेना है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये तो तीन दो तीन दिखा रखे हैं आपको, काफी सारे हैं। और एक एक में काफी सारे ना बेटा, 100 तक हो सकते हैं थाइलेकॉइड एक एक ग्रेनम में। ये जो हमने चार पांच पांच बना दिए, ये जो ग्रेना है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये जो कुछ पट्टी सी ऐसे हैं बेटा, है ना, थोड़ी लंबी लंबी थाइलेकॉइड सी दिख रही है ना, ये सिंगल सिंगल, इनको बोलते हैं स्ट्रोमा थाइलेकॉइड या स्ट्रोमा लेमली। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमा लेमली, और इसको एक और नाम दिया था फ्रेट, FRETS, फ्रेट्स, स्ट्रोमा लेमली। लेमली बोले या स्ट्रोमा थाइलेकॉइड भी बोल देते हैं ना, ये ग्रेना थाइलेकॉइड, ये स्ट्रोमा थाइलेकॉइड, क्योंकि इन पे भी पिगमेंट पाए जाते हैं। अच्छा, आप ये देख पा रहे हैं ये जो मैंने पिंक कलर के से बनाए ना, ये 70s राइबोसोम्स है। क्योंकि आप जानते हैं ये बात कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अंदर खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं। बस थोड़ा सा ही होता है कि वो थोड़े छोटे वाले हैं, प्रोकैरियोट की तरह, 70s वाले। नॉर्मल जो साइटोप्लाज्म में होते हैं ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो 80s वाले होते हैं यूकैरियोट। ठीक है,
और यूकैरियोट प्रोकैरियोट, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ भाई साहब, क्लास में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट नहीं जानते, क्योंकि अब आप का 11th का तो सब खत्म ही हो रहा है और 12th भी चल पड़ी है आपकी, तो 12th के टॉपिक भी चल पड़ी है। तो वो तो बहुत बेसिक है, सबसे ज्यादा बेसिक ही वही चीज होती है मेरे लिए बायोलॉजी में, कि बच्चा जानता है प्लांट क्या है, फंजाई क्या है, एनिमल क्या है, प्रोकैरियोट कौन है, यूकैरियोट कौन है। क्योंकि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन कितनी बार आता रहा है, दो क्वेश्चन है ऐसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैक्स ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, अब मतलब इनमें से किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, या ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब उसमें आपको ऑप्शन में कोई भी प्रोकैरियोट पिक करना होता है, और ऑप्शन में प्रोकैरियोट यूकैरियोट नहीं लिखा होता, उनके नाम लिखे होते हैं। नाम लिखा होगा क्लोरेला, फिलामाइडोमोनास, एनाबीना, सैक्रोमाइसस, ये चार ऑप्शन। क्या आंसर होगा? एनाबीना ब्लू ग्रीन एलगी है, साइनोबैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, सैक्रोमाइसस ईस्ट है, और क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास एलगी है, ग्रीन एलगी, वो तो यूकैरियोट है। तो ये जानना जरूरी है आपको, जो बेसिक उनके एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, वो पता होने चाहिए। और तुम कहोगे ये तो एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा था ये क्वेश्चन, तो ये लिखा हुआ नहीं होगा, ये अप्लाइड ऐसे होता है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है आपको। आप कितनी बार आया होगा देखना प्रीवियस ईयर में, या ये देखना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, चार ऑप्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका भी आंसर प्रोकैरियोट पिक करना होता है। प्रोकैरियोट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ध्यान रखना इस बात से। मेरी बात समझ रहे हो? कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर नहीं, वो कंजुगेशन मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में देखने को मिल जाता है, कई बात अलग है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब गैमेट का बनना और उनका फ्यूजन होना सिंगल, वो कभी नहीं होती है, वो तो कहाँ, वो कहते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। खैर, बैक टू टॉपिक आते हैं हम। तो अब आप देख रहे हैं कि एक सर आपने पिंक पिंक कैसे और गोले गोले से दिखा दिए हैं, ये एक्चुअली स्टोरेज मटेरियल है इसका, प्लास्टिक ग्लोबुलाई करके बोलते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स है। फैट ग्लोब्यूल्स। अच्छा, ये बताओ बच्चों, ये क्या बना दिया ऐसे? हाँ, डीएनए होता है, कुछ क्या होता है डीएनए, इधर को लेबल दिखा देते हैं, डीएससी डीएनए। इनके पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है देवियों सज्जनों, है ना, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेल विद इन द सेल बोले जाते हैं, या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये होता है बेटा कि आप जानते हैं ना, क्योंकि ये देखिए डीएनए खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं, इनमें बाइनरी फिशन या रेप्लिकेट करने की क्षमता है, और प्रोटीन भी खुद बना सकते हैं, क्योंकि अपने पास राइबोसोम है दोनों के पास। तो दो ऐसे हैं, सेल विद इन द सेल, ये बड़ा फेमस है ना, क्वेश्चन होता है एक बेसिक। तो बात खोपड़िया में आ गई। अच्छा, एक चीज लेबलिंग करना, बता क्या रह गया है, बता इसमें, बता पूरे में जो हमने ये डायग्राम बनाया है, इसमें क्या लेबलिंग करने को रह गया है, कोई चीज बता, बताओ भाई, इधर वाले लड़कों में से बताओ कोई। तुम नहीं बोलोगे कुछ भी अभी? नहीं नहीं, स्टार्च ग्रीन तो मैंने बनाया ही नहीं है ना, वो प्लास्टिक स्टार्च ग्रीन भी हो सकते हैं। लो, तुम्हारा ही मन कर रहा है तो ऐसे ऐसे गोले 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 ना ये भी रिजर्व फूड में ही है ना। और बता क्या लेबलिंग रह गई है जो बनाया है लेकिन लेबलिंग नहीं की?
हाँ नहीं नहीं है साइटोप्लाज्म के अंदर तो एक खुद है पिगमेंट बिल्कुल क्या नाम है तेरा लवी ये सही बोल रही है बच्ची डायग्राम में ग्रीन ग्रीन दिखाया लेबलिंग कहाँ की है देखो जरा डॉट भाई थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर है ना क्या पाए जा रहे हैं पिगमेंट पाए जा रहे हैं बेटा बाद में गर्मी हो जाती है लेकिन बाइक पे उसमें ना ऐसे बाइक है उसमें बैठ के आओ ना टैक्सी पे तो सुबह तो ठंड सी होती है तुम लोग भी ऐसे आते हो तो मैंने कहा ऐसी रोक पर पहन लूं तो हवा रोके ऐसे कॉलेज में जाकर उतार दूंगा बाकी हाफ पहन रखी है मैंने टी शर्ट तो बेटा रे आप बात होगी ना ये जो भी आपने ड्रॉ है उसी में कर लिया होगा लेवलिंग वेवलिंग जो नहीं है या फिर आपने बना लिया अब इन पिगमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना इसके भाई असली तो खेल यही है इन्हीं से काम चलना है इन्हीं के बारे में अभी बात करने जा रहे हैं तो तीन बंदे थे ये दो दो बोला है मैंने तीन ऐसे है ना बोल मैं तीन रहा हूँ और दिखा ऐसे रहा हूँ है ना तो गड़बड़ हो गया मामला तो तीन बंदे थे एक था विलिस्टेटर एक स्टॉल और एक फिशर इन्होंने केमिकल कंपोजिशन दिया था क्लोरोप्लास्ट का और ये बताया कि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड जेंटोफिल्स और फाइकोबिलिन्स हालांकि ग्रीन प्लांट में फाइकोबिलिन्स नहीं पाए जाते है ना बताऊंगा एलगी वेलगी में मिल जाते ठीक है चले आगे तू कौन है नहीं लड़की तो है लड़की है लड़का है लड़की ये लड़कियां हैं और ये सब जो बैठी हुई है ग्रेनम एक ग्रेनम बहुत सारे है ना एक वचन बहुवचन तो बेटा रे ये एक ग्रेनम और ये सारे ग्रेना ठीक है ऐसी बेटा एल्गा एक एल्गी बहुत सारे ठीक है फंगस सिंगल फंजाई ये लो ठीक है नहीं सही पूछा बच्चे ने देखो कोई भी वैसे मन में हुआ करे बेटा पूछना चाहिए ये बातें नहीं लड़कियों
क्लोरोफिल्स जो होते हैं बेटा, ए बी सी डी ई, 5 तरीके के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ये बात अलग है, जो हमारे ग्रीन प्लांट में ए और बी ही कहते हैं, लेकिन ये 5 तरीके के। देखिए ध्यान सुनना, जो ए है वो क्लोरोफिल ए बेटा, ध्यान सुनना मेरी बात। चलो पहले तो ये नोट कर लिए, अब ऐसे बता देता हूँ, फिर ए और बी के बारे में बात करूंगा मैं ना। ए और बी पाए जाते हैं ना प्लांट में, आप कहोगे सर सी डी के बारे में जैसे। तो जो ब्राउन एलगी होती है ना, क्योंकि उनकी बातें तो करेंगे नहीं हम यहाँ पे वैसे। ब्राउन एलगी होती है, ब्राउन BO5C, आपने पढ़ा होगा जब एलगी, उसमें आप देखना एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा सी होता है। क्लोरोफिल ए के साथ क्या होता है, सी। बी नहीं, है ना। रेड एलगी होती है, रेड, उसमें डी होता है, डी। क्लोरोफिल ए और डी। और एक होता है, आपने पढ़ी नहीं है वो, जेंथोफाइसी एक एलगी होती है, जेंथोफाइसी। हाँ, येलो ग्रीन एक एलगी, उसमें ई होता है, ए और ई, ए सब में होता है। बी लिमिटेड है, ए यूनिवर्सल है पिगमेंट, है ना। ए तो मेन पिगमेंट है ही है, ये समझ लो आप, क्लोरोफिल। बाकी नॉर्मल प्लांट में ए के साथ बी, फिर और नहीं तो एलगी में सी या तो डी या तो ई एस। और ग्रीन एलगी में बी होता है, ग्रीन एलगी जो होती है वो ग्रीन प्लांट की तरह ही उनमें बी होता है। समझ गए। इसके अलावा डायटम और डायनोफ्लैजिलेट नहीं पढ़े आपने प्रोटिस्टा में, उनमें भी ए के साथ सी होता है। तो सी मैंने बता दिया डायटम डायनोफ्लैजिलेट में और ब्राउन एल्गी में, ध्यान रखना है इस बात, ठीक है। और बेटा जो कैरोटीनॉइड्स हैं, वैसे देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे एनसीईआरटी क्या बोल देती है कि कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल ऐसे करती है। रियल टी में अगर मैं बात करूं या टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग या प्रॉपर, कैरोटीनॉइड के अंदर कैरोटीन जेंथोफिल दोनों आते हैं। कैरोटीनॉइड्स एक बड़ा टर्म है ना। ये जो आपको जितने भी फ्लावर व्लावर नहीं दिखाई देते कलरफुल, है ना, या पत्तियां दिखाई देती हैं ग्रीन के अलावा और दूसरे कलर की, हाँ, पिंक सी भी होती हैं और है ना रेड सी ऐसे, ये सब के सब। अच्छा, वेजिटेबल्स के कलर, आप देखते हो कि बैंगन ऐसा है ना, टमाटर, तो ये सब जो अलग अलग टाइप के हैं ना, ये कलर इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से, कैरोटीनॉइड जेंटोफिल्स। और उनका भी रोल बताऊंगा और आगे, काफी काम है उनके। और फाइकोबिलेंस जो होते हैं ना, ये फाइकोबिलेंस बेटा ब्लू ग्रीन एलगी, बीजी यानी साइनोबैक्टीरिया होता है ना, साइनोबैक्टीरिया, इसके एक लगा दे। हाँ, सुन तो रही है, लेकिन ऐसे ये तुझे इतनी प्रियासी तो है, तो ये गर्दन को सहारा देने की इस पे क्यों जरूरत है। प्रियासी मतलब छोटी बेटा, उसका मतलब होता है छोटा, है ना। छुटकी मैं बोलता हूँ यूं उसको नाम, मैं नाम भूल जाता हूँ तो छुटकी छुटकी कहता रहता हूँ। चेयर आगे का, चेयर को आगे खिसकाओ, टेबल को पीछे करो, तो टेबल को पीछे करो। होता क्या है, जब हम टेबल को अपने, है ना, से ज्यादा दूर करके बैठते हैं ना, तो गैप हो जाता है ना, तो आराम से सर अपने उस पे रख लेते हैं। जब पास होगा तो नहीं रख पाएंगे ना, आगे को कर ले आराम से, बाबूजी बना वहां पर, ठीक है। हाँ, ऐसे लेजी रहोगे तो कैसे काम चलेगा। तो ब्लू ग्रीन एलगी यानी साइनोबैक्टीरिया में बेटा, और रेड एलगी में देखना तुम, ये फाइकोबिलेंस, ठीक है, बता दूंगा मैं। चले आगे, तो देखिए,
क्लोरोफिल एक ऐसा कंपाउंड है बेटा जिसमें एक हेड और एक टेल होती है। हालांकि मैं आपको बताऊं, ज्यादा हमें उसकी स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, वो तो मैं है ना, क्योंकि बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है इसकी, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो हेड होता है इसका टेट्रा पायरोल पोरफायरिन हेड। टेट्रा पायरोल जैसे हीमोग्लोबिन नहीं होता, हीमोग्लोबिन में सेंटर में आयरन होता है, क्या होता है, आयरन। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम। ये साइटोक्रोम की स्ट्रक्चर होती है, वो आयरन वाला कंपाउंड है। तो मैग्नीशियम सेंटर में होता है। और पता है, वो जो मैग्नीशियम है ना बेटा, हेड में, ये हेड की बात कर रहा हूं मैं। टेट्रा पायरोल, पता है टेट्रा पायरोल शब्द का क्या मतलब है, चार नाइट्रोजन वाली रिंग। चार नाइट्रोजन रिंग, टेट्रा पायरोल रिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअली यहाँ पे ये रिंग बनती है चार, चारण वाली रिंग जिनमें नाइट्रोजन भी होता है ना। तो इसीलिए बोला जाता है। अब तुम जानते हो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, दो है ना। तो तुम वो केमिस्ट्री वाली बात आ गई। तो पता है वो दो के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो दो नाइट्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, दो से कोऑर्डिनेशन वाला बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मैंने ऐसे डॉट 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 करके नहीं दिखाए, दो ऐसे। तो दो से कोवेलेंट बॉन्ड से लिंक रहता है मैग्नीशियम, और दो से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक रहता है नाइट्रोजन के साथ। ये हर एक क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में जरूर होगा ये है। और टेल होती है वो तो कार्बन की चेन है, लंबी सी, ठीक है, जो कि साइटोल टेल बोली जाती है। अब देखिए, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप कहो कि सर इस टाइप से, ये पांच पांच सा ना, इस टाइप से नाइट्रोजन बीच में होती है बेटा। चार ना रह जाए, पांच ही बनानी है, ठीक है। अगर तुम्हारा मन करे बनाने का तो ये ऐसे, ये हेड है क्लोरोफिल का। 5 रिंग बनाई है मैंने यहाँ पे, ध्यान सुनना। टोटल 5 रिंग। 4 रिंग ऐसी होती है जिनमें नाइट्रोजन होता है, 5वीं रिंग में नाइट्रोजन नहीं होता। ये नॉन पायरोल रिंग है। पायरोल का मतलब बेटा नाइट्रोजन से है, ठीक है। और 4 पायरोल रिंग्स हैं, टोटल 4 पायरोल रिंग्स। देखो बच्चों, अगर अच्छा, ये तो तुम जानते हो केमिस्ट्री की बात है, हमें वैसे अगर तुम्हें नहीं भी ये डायग्राम ऐसा समझ में आगे सोचना कहीं ड्रॉ करके आना है, ये तो समझाने के लिए बताया जा रहा है। बस तुम्हें इसलिए तो मैंने शुरू में केवल मैग्नीशियम और दो चार नाइट्रोजन बनाए थे। बाकी यहाँ पे एक टेल नीचे को, कार्बन और हाइड्रोजन की, बस कार्बन हाइड्रोजन होते हैं उसमें, वो लगी हुई रहती है। तो ये जो होते हैं, आप जानते हैं, ये जो सब बना रखे हैं हर जगह कार्बन है ना बेटा, कार्बन हाइड्रोजन तो हर जगह लगे हुए हैं ना, ये रिंग का मतलब। ऐसे अगर बॉक्स बना दिया, आप जानते हैं जैसे बेंजीन रिंग होती है, तो देखना ऐसे नहीं बना देते हम लोग, ऐसे ये बन जाती है। तो
हर कोने का मतलब आप जानते हो वहां पे कार्बन एच वगैरह वो तो सब बैलेंस है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, इसमें एक तो दिमाग में रहे टेट्रापारोल स्ट्रक्चर है, मैग्नीशियम से 4 नाइट्रोजन लिंक है सभी में। अच्छा, क्लोरोफिल ए और बी मेन होते हैं जिनकी हम बातें करते हैं प्लांट में। तो बेटा अगर क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर है ये, तो उसमें सेकेंड रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप होगा। सेकेंड रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप होगा। और अगर ये क्लोरोफिल बी है तो मिथाइल की जगह एल्डिहाइड ग्रुप होगा, CH। बस कितना सा, यानी क्लोरोफिल ए और बी की स्ट्रक्चर में कितना अंतर है कि अगर सेकेंड रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप है तो वो ए है, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो बी है। समझ गए? ये है कहानी। CH एल्डिहाइड। तो अब आपको पता चल रहा है ना कि इसका मतलब ये है सर, क्लोरोफिल बी में एक O जाता है ओवरऑल फॉर्मूला में, स्ट्रक्चर में, और क्लोरोफिल ए में 2 H ज्यादा है, O कम है। इसीलिए इनके मॉलिक्यूलर वेट में अंतर आ जाएगा। देखो, एक O ज्यादा हो गया और 2 H कम हो गए, तो एक O बढ़ने पर कितना एटॉमिक वेट बढ़ गया, मॉलिक्यूलर वेट 16, और 2 H माइनस कर दो 14। तो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर वेट होता है 893 डाल्टन, और बी का होता है 907 डाल्टन, 14 का अंतर। वैसे ही निकाला हुआ है ना पूरा कैलकुलेट करके। खैर, चले आगे। तो देखो, मैं ये बताना चाह रहा था, इधर साइड में क्लोरोफिल है, उधर बी की बात करूंगा मैं। क्लोरोफिल ए जो होता है, ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ध्यान से सुन लें, अभी आगे फोटो सिस्टम वगैरह पढ़ाऊंगा आपको। क्लोरोफिल ए इज द चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, या मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सभी प्लांट में। और ये यूनिवर्सल पिगमेंट है बेटू। कैसा है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनना मेरी बात। बैक्टीरिया को छोड़ करके, बैक्टीरिया को छोड़कर, या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। इट इज यूनिवर्सल पिगमेंट, आप लिखना चाहो तो, फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया। फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया। तो इसमें कोई देखो परेशान मत हो ना, समझने की कोई बात नहीं है, मतलब ऐसे ही मत, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही बोल दोगे और सुन के ऐसे ही चले गए तो तुम भूल जाओगे। और मैं पूछूंगा बताओ फिर कौन बैक्टीरिया को छोड़कर और कौन, तो तुम कहोगे, सोच में पड़ जाओगे, बस कहोगे ग्रीन प्लांट। और मैं बता रहा हूँ देखो तुम्हें, बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं। अच्छा, उसमें बैक्टीरिया में भी ना, मैं साइनोबैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में। और एक बात और बता दूं तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट, पता है, जो मैंने बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की बात नहीं की थी, वो नॉर्मल बैक्टीरिया की बात की थी मैंने, कि एनऑक्सीजनिक। दुनिया जब एवोल्यूशन पढ़ते हो ना आप, दुनिया में ऑक्सीजन तभी आई जब ब्लू ग्रीन एल्गी आई। ब्लू ग्रीन एल्गी फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर थे। ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म थे ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, जिनकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है। समझे आप बात को? ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि देखो उनमें क्लोरोफिल ए भी है, और वाटर भी यूज करते हैं वो, इसका मतलब हाइड्रोजन डोनर की तरह। नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं करते, तो ध्यान रखना। क्योंकि आपने एवोल्यूशन पढ़ा होगा ना, जैसे कुछ शायद पढ़ लिया ना, तो हम पढ़ा होगा पहले एनवायरमेंट रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन ना वो सब वाटर वेपर वेपर बना के, वाटर वो सब में फ्री ऑक्सीजन थी नहीं, तो वो फिर इनके उस पे आने पे आई। पहले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना दुनिया में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कौन होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं सेल वेल की बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनिज्म। कौन? आर की बैक्टीरिया, सबसे पुराने, आर की ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, हर तरह की हार्श एनवायरनमेंट में एडवर्सन रहे, मीथेनोजन हेलोफाइल,
थर्मोसिल फाइल ये दुनिया के पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म ध्यान रखना है आपको दुनिया में, इसीलिए उनको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है। आर्कियोलॉजी से पहले कोई नहीं आया दुनिया में लिविंग में। वायरस को तो हम लिविंग नॉन लिविंग के बीच में लटका रखा है ना, मानते ही नहीं है ना। और ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म थे जिनकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। प्लांट प्लांट सब बाद की बात है, समझ गए। अच्छा, तो देखो मैंने बताया ना कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया को छोड़ करके ये पाया जाता है क्लोरोफिल। इसका मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, है ना, और सारी एल्गी, चाहे वो रेड एल्गी हो, ब्राउन हो, ग्रीन हो, कोई सी भी एल्गी हो, ये सब में होगा। और ग्रीन प्लांट तो बढ़िया बात आ गई। इसीलिए तो मैंने बोला ये यूनिवर्सल पिगमेंट है बेटा, यूनिवर्सल है और चीफ पिगमेंट है। अच्छा, वो तो अपने हिसाब से जब मैं बोलता हूं तो अपने हिसाब से जो चीज अब नोट करनी हुआ करे कर लिया करो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी करो। जो क्लोरोफिल बी है, ये इसे हटा दूं अगले पेज पे जाए, है ना, ऑनलाइन वालों को समझ में नहीं आएगा। देखिए एक बात बता दूं मैं, एनसीईआरटी में आगे है वो, जहां पे वो एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रा दिए हैं। जब प्लांट के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी। किससे करते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी से लिखा मिल जाएगा आपको एक जगह पर, उसमें लिखा है इसी, हाँ इसी पेज पर लिखा है ना बेटा, है ना, ये जो ग्राफ से बने हैं, यहीं ऊपर लिखा मिल जाएगा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करते हैं लीफ के पिगमेंट को। नहीं मिला? ये यहाँ पे ये घेरा, हाँ ना, हिंदी वाले में इंग्लिश अलग, पता है। तो उससे पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है, बीएससी में भी प्रैक्टिकल लिखने को आता है क्रोमेटोग्राफी। उसमें क्या है, लीफ के पिगमेंट ना अलग अलग कलर वाइज सेपरेट हो जाते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो ब्लूइश ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन में ब्लूइश वाला, ग्रीन ब्लू। और बी वाला जो होता है वो येलो ग्रीन सा होता है, येलोइश ग्रीन। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अच्छा, मैंने बताया कि ये कैसा था अभी, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल पिगमेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक, है ना, ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया। सभी में तो वो नाम नहीं ले रहा मैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो है ना, ये लिमिटेड है, ये यूनिवर्सल नहीं है। फाउंड ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एल्गी एंड जुगलिना। ना साइनोबैक्टीरिया मिलेगा, ना डायटम में, ना डायनोफ्लेजिल में, ना रेड एल्गी में, ना ब्राउन एल्गी में, किसी में। समझ गए आप? ये चीफ पिगमेंट है, वो असेसरी पिगमेंट है, साथ सहयोगी, मेन पिगमेंट नहीं है। एमडब्ल्यू का मतलब मैं यहां बता रहा हूं मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट इसका बेटा 893 डाल्टन है, बी बोले तो डाल्टन।
यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है सेकंड रिंग पे, और वहां पे बेटा एल्डिहाइड ग्रुप है। इसी वजह से मॉलिक्यूलर वेट में अंतर आया है। बस एक बात और बताने जा रहा हूँ, जरा एब्जॉर्प्शन पीक और बताऊंगा। वो थोड़ा सा इसको वो कर दिया बेटा, मैं किससे करते थे हम लोग, छोटा सा कर लेते हैं जब प्रीव्यू से। हाँ, ठीक है। ये जानकारी आपको पता रहे, देखिए बताऊंगा मैं अभी, वो ग्राफ से उसे समझाऊंगा ये वाली बात। ये जो ग्राफ से बना है ना, इसी में देखना, बता दूंगा मैं तुम्हें। जो अच्छा, ये अभी मैं फोटो सिस्टम बताऊंगा आप लोगों को, ये मत सोचना कि बस ये लाइट ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान सुनना बेटा, क्लोरोफिल चाहे ए हो चाहे बी हो, 400 से 500 वाली रेंज को भी ऑब्जर्व करेगा, और 600 से 700 वाली को भी ऑब्जर्व करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा उसमें किस वेवलेंथ को करेगा ऑब्जर्व, वो पीक बोला जाता है। सबसे ज्यादा किसको ऑब्जर्व करेगा, वो क्या बोला जाता है, पीक। जैसे ये जो आप ग्राफ में देख रहे हो ना, चोटी जो बन रही है, तो वो चोटी किस लेवल पे बन रही है ना, वो मतलब है चोटी किस लेवल पे बन रही है। 400 से 500 वाली रेंज में जो चोटी बन रही है ना, चोटी एब्जॉर्प्शन की, वो क्लोरोफिल ए वाला जो ग्राफ है, उसकी तो बन रही है 430 पे। किस पे बनेगी, तो तुम कहोगे हम 400 500 कहाँ दिखी नीचे, 400 500 सबके लिए गए, 400 500 600 बने नहीं। तो देखो, ये क्लोरोफिल बी है, तो ये जो है, ये हमसे है फोर, ये जो है ना, ये है नीचे आएगा, नीचे फोर, अभी अभी दिखाता हूँ ये क्या है। ऐसे ये वाला देखिए, ये किसका है, ब्लू वाला नहीं, ब्लू वाला ये क्लोरोफिल ए है, ब्लू वाला ये भी हो गया 662 में। और ये वाला जो है, ये हो गया 6, देखो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, तो जो ब्लू वाला है ना इसमें ग्राफ, वो ब्लू वाला ग्राफ है क्लोरोफिल ए के लिए, किसके लिए, और जो ग्रीन वाला सा है वो है क्लोरोफिल बी का, और येलो वाला है कैरोटीनॉइड का। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जरा गौर से देखो कि जो ब्लू वाला ग्राफ है वो पहले आ रहा है सीक्वेंस में, या ग्रीन वाला पहले आ रहा है चोटी, ब्लू वाले। तो ब्लू वाले की जो पीक है ना, ये 430 है, 400 के ज्यादा क्लोज है, गौर से देखो 400 के ज्यादा क्लोज है, 430 है वो। और थोड़ा सा आगे जाके 453 वो क्लोरोफिल बी की पीक है, यानी सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब क्लोरोफिल बी करता है 453 पे जाके, है ना। और ए करता है ब्लू रीजन में 430 पे सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब। और मैंने वो मार्क कर दिए हैं, आप देख सकते हो, देख लेने से अच्छी क्या है। और ऐसे ही 600 से 700 वाली रेंज में उधर आप देखेंगे, तो उधर ग्रीन वाला पहले आ गया पीक, और देखो ब्लू वाला बाद में आया है, आया नहीं आया है? पहले वाले डायग्राम को देखना है ना। तो इसीलिए जो ब्लू वाला है उसकी जो पीक है वो तो है बेटा यहाँ पे, किलो पे लेका है 662, और बी वाले की है 640। समझ गए।
ये मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे देखिए वो ग्राफ बेटा जो है, जैसे मान लीजिए यहां से ऐसे है एक पिगमेंट का, सपोज करो एक क्लोरोफिल बी का है ना। तो आप ये ना सोचें कि बस केवल यही इसी को एब्जॉर्व कर रहा है, जैसे क्लोरोफिल बी है तो ये 453 एनएम है, इसकी ये जो रेंज है इस जगह पे, यहाँ 400 है, यहाँ 500 है ना, 600 है, 700 है। तो ये एब्जॉर्ब तो 400 से 500 की पूरी को ही कर रहा है लगभग, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा इस रेंज को कर रहा है। ऐसे ही 600 से 700 को पूरी को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इस रेंज को कर रहा है जो कि 642 है। ये मैंने बी के बारे में दिखाया है, समझ गए बात को आप? ये मतलब है पीक का मतलब ये है, ये मत सोचना। क्योंकि अभी जब मैं आपको फोटो सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तो बहुत से बच्चे क्या कहेंगे, सर आपने वहां तो ये बता दिया था हमें कि 662 है ए का और 642 है ना, उससे ज्यादा तो है ही नहीं बी का, और वहां आप फोटो सिस्टम में 700 भी बता रहे हो और 680 बता रहे हो। वो है कि कहां तक एब्जॉर्ब करते हैं ना, वो लिमिट है। तो लिमिट तो मैंने बताया 700 तक है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू हो रही है, वो खोपड़िया में बात आ गई। तो ये एब्जॉर्प्शन पीक्स हैं क्लोरोफिल ए की और बी की। अभी देख लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ अभी और बातें कर लेंगे। तो पता है अब बेटा, ये क्लोरोफिल्स के बारे में आपने जान लिया, ठीक है, बी बता दिए, आपने नोट कर ली बातें। तो मैंने ब्रैकेट में ऐसे कर दिया क्योंकि मैं, जैसे मेरे अकॉर्डिंग कैरोटीनॉइड में दोनों ही आ जाते हैं। तो पता है ये मैंने बताया था क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है बेटा, वहां मैंने लिखा नहीं था लेकिन मैंने बताया था क्लोरोफिल किस किस को एब्जॉर्ब करता है, किस किस रीजन को। हाँ देखो यहाँ दोबारा से एक वो छाप देता हूँ मैं जो कल मैंने बताया था, दिमाग में रखना। ये तीन तीन पार्ट हैं इसके। कौन कौन से बेटा, तीन पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है हमारा, 400 से लेकर के 500 वाला है। और ये जो रेंज है हमारी बेटा ये 500 से 600 नैनोमीटर तक की है। और यहाँ पर 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ है, ठीक है। अब हमने ये बताया था आपको कि ये वाला बेटा ब्लू स्पेक्ट्रम है। वायलेट इंडिगो ब्लू वाला रीजन मैंने बताया था ब्लू स्पेक्ट्रम है ना। और ये वाला जो बेटा बताया था हमने, ये एब्जॉर्ब नहीं होता है ना। और ये है हमारा रेड रीजन। तो देखिए यहां पर ये जो क्लोरोफिल ए था वो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल ए बी, और इसको एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल ए और बी। क्लियर। लेकिन कैरोटीनॉइड जो होते हैं ना, ये केवल आप उसमें भी देखेंगे ग्राफ में, आप देखें ग्राफ में, इसमें केवल केवल येलो लाइन है ना, वो 400 से 500 वाले रीजन में ही है, और आगे नहीं है वो। तो एक्चुअली में ये एब्जॉर्ब ओनली ब्लू वायलेट है ना रीजन, जो कि है 400 से 500 नैनोमीटर। और सॉलिड बैंड, देखिए ध्यान सुने, एसओआरईटी, सॉरेट या जॉरेट बेल्ट के नाम से जाना था इस रीजन को, 400 से 500 वाले, बस इसी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अच्छा
मोस्ट कॉमन जो कैरोटिन पिगमेंट है ना बेटा, जोया, मोस्ट कॉमन जो है, नहीं वो पिगमेंट, मोस्ट कॉमन जो कैरोटिन पिगमेंट है वो बीटा कैरोटिन है। कौन सा है? कहते हैं ना कि गाजर में बीटा कैरोटीन है। तो जो बीटा कैरोटीन है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। इसका मतलब ये है कि उससे विटामिन ए बनता है ना बेटा। तो एक तो ये यूज हो गया, देख लो कैरोटीनॉइड का, है ना। और मोस्ट कॉमन जेंथोफिल एच ल्यूटिन, मोस्ट कॉमन जेंथोफिल इज ल्यूटिन, ये याद रख लेना। जेंथोफिल और है ना, और बेटा रे, ये एनसीईआरटी में ना वहां पे लिखा हुआ है। जब मैंने बताया ना पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करते हैं, तो वहां पर ये मेंशन है कि कैरोटीन येलो ऑरेंज है ना, जेंथोफिल ऑरेंज मतलब येलो टाइप कलर का, मतलब इसका कहने मतलब येलो कलर के से ये पिगमेंट है। लेकिन वैसे वेरियस कलर के हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं, ये तो मेन वाली बात है। वैसे मैंने बताया नहीं कि देखो कितने कितने सारे अलग अलग कलर टाइप के होते हैं। तो ध्यान से सुने इनका फंक्शन या एप्लीकेशन, यूज, सिग्निफिकेंस। जैसे आपको कोई कहे कि क्या ये दोनों लड़कियां क्यों बातें कर रहे हो, क्या नाम है तेरा? तो बेटा चली जा। सर वो इतना अलग हो जाएगी, मैंने कह रहा है कि तो गिरा भी तो एक लाख हो रहा है, 1 लाख हो रहा है। चल अभी खत्म कर रहे हैं तो फिर चल जाने, या फिर दवा ववा कोई ले ले वहां से, कोई पेन किलर ले ले। अगर हिम्मत ज्यादा है नहीं पढ़ने की तो फिर कोई पेन किलर ले लो बेटा खरीद के, ठीक है, पानी से अपने ले लो। तो देखो मैं ये बता रहा था, क्योंकि अलग अलग बच्चों की अलग अलग टेंडेंसी होती है। कोई बच्चे थोड़ी बहुत उसमें ही अपने, कुछ बच्चे जुटे रहते हैं कि नहीं हमें तो पढ़ना है, तो वो दवा ववा लेके खा पी के बैठ जाते हैं। देखो ध्यान सुनना मेरी बात, इनके एप्लीकेशन या सिग्निफिकेंस एनसीईआरटी में उसी पैराग्राफ से में मिक्स कर रखे हैं। ये बहुत सारे उनमें पाए जाते हैं, लेकिन एज ए असेसरी पिगमेंट पाए जाते हैं, मेन पिगमेंट नहीं होते कभी भी। ये फोटोसिंथेसिस में ये मेन पिगमेंट नहीं होते, ये एज ए असेसरी पिगमेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की फोटोसिंथेसिस में। इसका मतलब ये है कि ये शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि 400 से 500 वाली शॉर्टर वेवलेंथ हुई ना बेटा, तो शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, शॉर्टर मतलब छोटी वाली वेवलेंथ, और उसको रिएक्शन सेंटर को पहुंचाएंगे, बता दूंगा मैं। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल को ये देंगे उसको, लाइट को कैप्चर करके, ठीक है। एक बात हो गई, यानी फोटोसिंथेसिस में लाइट कैप्चर करने में रोल प्ले कर रहे हैं एज ए एसेसरी पिगमेंट। दूसरी बात, विटामिन ए का स्रोत है ना, बीटा कैरोटीन विटामिन ए बनाता है, तो उसका स्रोत है, या हम बोले प्रिकर्सर है। दो बात, ठीक है, चाहे नोट करते रहना, दो बात होगी। तीसरी बात, दे प्रोवाइड डिफरेंट कलर्स टू फ्लावर्स लीव्स, है ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराती है। ध्यान सुनना, चौथी बात, दे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट नेसेंट ऑक्सीजन जो हार्मफुल होती है, हार्मफुल नेसेंट ऑक्सीजन इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इनमें क्षमता होती है कि हार्मफुल नेसेंट ऑक्सीजन को हार्मलेस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे कैरोटीनॉइड जेंथोफिल्स की बात हो रही है, इन्हीं की, ये सब बातें इन्हीं की हो रही हैं, सारे असेसरी नहीं, असेसरी तो बी भी होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो भी पांचवी छठी जो भी बात है ना, कौन सी बात है? पांचवी ना, फिफ्थ वाली, पता है, बहुत अच्छा पॉइंट है वो, हालांकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। ये क्लोरोफिल के फोटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, या मैं बोलूं लीव्स को जलने से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ज्यादा एक्स सनलाइट से। नहीं तो पता है
आप जानते हैं ज्यादा एनर्जी भी अगर आ गई और वो कैप्चर क्लोरोफिल कर नहीं पाया तो उस क्लोरोफिल को डैमेज कर देगी। दैट इज कॉल्ड सोलराइजेशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल या फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के फोटो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं या सोलराइजेशन से उसे बचाते हैं। दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन और सोलराइजेशन। ठीक है, ये एनसीईआरटी ने एक इंग्लिश वाली सी बुक पे बेटा ये बात इसने पता है ये बोली होगी। देखो chlorophyll being xanthophyll character which are called accessory pigment also absorb light or chlorophyll echo. Indeed, they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll from photooxidation. वो इसने एक आधी लाइन लिख दी है, तो ये क्लोरोफिल को डैमेज होने से भी बचाते। ठीक है बेटा, ये बहुत बड़ा रोल है। तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक पिगमेंट बचे, कौन से वाले बचे रह गए हैं? फाइकोबिलेंस। तो ध्यान सुनना, फाइकोबिलेंस जो होते हैं ये 500 से 600 वाले रेंज को एब्जॉर्व करते हैं, जिसको नॉर्मल प्लांट नहीं करते। पिगमेंट किसको एब्जॉर्व करते हैं? ये जो यहां नहीं दिखाया गया आपको, फाइकोबिलेंस नहीं दिखाया क्योंकि ये तो प्लांट की बात दिखाई ना, ग्रीन प्लांट की। फाइकोबिलेंस दो टाइप के होते हैं, ध्यान सुन लेना। एक होता है फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का और एक होता है फाइको इराइथ्रिन रेड कलर का। ठीक है, आपने वहां एलगी में फाइको इराइथ्रिन सुना भी होगा, रेड एलगी में। तो पता है फाइकोसाइनिन और फाइकोइराथ्रिन दोनों ही रेड एल्गी में और ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलते हैं। किस किस में? रेड एल्गी में और ब्लू ग्रीन एल्गी में, दोनों। लेकिन ध्यान सुनना, फाइकोसाइनिन ज्यादा मिलता है ब्लू ग्रीन में और फाइकोइराथ्रिन कम मिलता है। और रेड एल्गी में क्या मिलेगा ज्यादा? रेड पिगमेंट फाइकोइराथ्रिन ज्यादा। समझ गए आप? तो ध्यान रखना, ये दोनों जो फाइकोबिलेंस मैंने बताए ये रेड एल्गी में और ब्लू ग्रीन एल्गी में होती है। तो ये बातें खत्म हो गई। आप जानते हैं कि मेन उस पर फोकस, क्योंकि 5 लेक्चर में ही होना है। देखिए आज दूसरा दिन था हमारा, तो हम बात करेंगे किसकी? मेन लाइट फेज पे जाएंगे। ठीक है।